नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। हम इनके समय का शुक्रिया कहते हैं। सर, आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ आज एक प्लेजर राहुल बहुत जी, आप बुलाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे चर्चा होने वाली है, जो है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले सरकार ने इसका नोटिफ़िकेशन इश्यू किया और सरकार के नोटिफ़िकेशन इश्यू करने के बाद ही ये पूरे देश में अप्लाई हो गया। इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है और बहुत सारा लैक ऑफ नॉलेज है। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि सीए है क्या? एटलीस्ट हम हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि सीएए है क्या? जी, धन्यवाद। देखिए सबसे पहले बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं इसको लेकर के। देखिए जी। सीएए जो है ये एक अमेंडमेंट है जो एक्जिस्टिंग सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। जी। उसमें ये कुछ क्लॉज़ जोड़ता है और कुछ क्लॉज़ को क्लैरिफ़ाई करता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है सीएए में। एक तो ये सेक्शन 2B में जो इल्लीगल माइग्रेंट की डेफिनिशन है, माइग्रेंट नॉट इमिग्रेंट, राइट। उसको डिफाइन करता है। सेक्शन ओके। 6 क्लॉज बी जोड़ा गया है जो कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को कुछ पावर प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ये मेन प्रोविजन है, ठीक है ना? राइट। और राइट। ये प्रोविजन आपको इसलिए डाले गए हैं ताकि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भारत में यदि इलीगली आ गए हैं, चूंकि वो माइग्रेंट वर्ड है, इमिग्रेंट वर्ड नहीं है। राइट। इमिग्रेंट का मान लीजिए अगर कोई इराक में कोई हिंदू है जो इराकी सिटीजन है, अव्वल तो सिटीजनशिप देते नहीं है, मगर मान लें अगर कोई हिंदू है जिसको इराकी सिटीजनशिप मिल गई है, हुँ। वो अगर इंडिया में आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, इलीगल हैं वो माइग्रेंट नहीं कहे जाएंगे, वो इलीगल इमिग्रेंट कहे जाएंगे, ठीक है ना? ओके। राइट, बराबर। और अगर मान लीजिए आप उनको इलीगल माइग्रेंट कहेंगे भी, तो चूंकि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है या गलत डॉक्यूमेंट पे आए हैं या सही डॉक्यूमेंट पे आए हैं, मगर अब वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर कर गया तो वो जो रुके हैं वो इनका स्टे गलत है, तो उनके अगेंस्ट में कानूनी प्रक्रिया चलेगी और राइट। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको देश के बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? जो बराबर। भी हो, चाहे वो हिंदू भी हो, अगर वो इन 3 देशों के अलावा कहीं से और आ रहे हैं और गलत डॉक्यूमेंट पे आए हुए हैं, तो वो कभी भी आए हुए हों, उनको उनके ऊपर एक कानूनी प्रक्रिया चलेगी और उस कानूनी प्रक्रिया के बाद उनको इमिग्रेशन कर दिया जाएगा, उनके बाहर के देश भेज दिया जाएगा, बराबर। ठीक है? ये बराबर। एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अब राइट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया कि अब मान लीजिए जो इसका प्रोविजन है पहले वो समझ लेते हैं। मैं जी। आपके दर्शकों के लिए इसको चाहूंगा कि आप अगर शेयर कर सकें तो जी, ज़रूर। ये लोगों को काफी सुविधा होगा इसके वजह से, ठीक है ना? मैं इसको शेयर कर देता हूँ। जी, ज़रूर। ये देखिए नीचे मैंने शेयर कर दिया, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इस एक्ट को आपको समझना जरूरी है। क्या करता है ये, अगर आप इसका ये देखें, ये वाला जो क्लॉज है जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है ना? जी। इसको जी। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग इसमें कह रहे हैं शरणार्थी, रेफ्यूजी, परसिक्यूशन, सब बकवास है, कोई ऐसी हुँ। रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? इसको समझ लीजिए क्या कहता है ये। Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under clause C of subsection 2 of section 3 of the Passport Entry Act from the application of the provision of the Foreigners Act or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant,
ठीक है ना। ओके। तो यही तो कल आया है या परसों वो यही रूल आया है। इन रूल के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये डिसाइड करेगी कि 31 दिसंबर 2014 के तहत जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं वो इस देश में हैं तो इलीगल, क्योंकि वो गलत तरीके से आए हैं। राइट। मगर गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया है कि अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो वो रूल बना करके उनकी इलीगैलिटी को समाप्त कर दे और उनकी इलीगैलिटी की वजह से उनके एप्लीकेशन और सिटीजनशिप पे कोई फर्क न पड़े। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इलीगल हैं और सिटीजनशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप आगे कानूनी कार्रवाई कर रही होगी। अब आप उसको देखें, इसीलिए इसके बाद सेक्शन 6 भी जोड़ा गया है ये प्रिंसिपल एक्ट यानी कि सिटीजनशिप एक्ट में। 6B कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय इट इन दिस बिहाफ में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। दो तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी, या तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या तो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से। क्योंकि भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट है अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें सिटीजनशिप आपको 5-6 तरीकों से मिलती है। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तीसरा है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और 6A जो है वो स्पेशल प्रोविजन है कुछ असम के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो यही तो आपको 4 तरीका है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। तो ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ से आए हुए हैं इनको सिटीजनशिप बाय बर्थ तो मिल नहीं सकती क्योंकि इंडिया में पैदा नहीं हुए, बाय डिसेंट मिल नहीं सकती क्योंकि इनके ये जो अब जो समय चल रहा है उसमें इनके पिताजी कोई इंडियन रहे हो या माताजी इंडियन रही हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको स्थापित करना। इसलिए इनको जो सिटीजनशिप मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से मिलेगा। अब ये जो यही कहता है कि ये जो अब ये क्या कहता है, नेचुरलाइजेशन to a person referred to in the proviso of clause B of subsection 2(1)(a), यानी इन लोगों के लिए तो भले ये इलीगल हैं लेकिन सेक्शन 6 भी अब इनको ये पावर देता है कि ये जाकर के सेक्शन 5 और 6 में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दे। नंबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या कहीं लिखा है कि ये हिंदू परसिक्यूटेड होने चाहिए? नहीं लिखा है। क्या ये लिखा है कि सिख परसिक्यूटेड होने चाहिए? नहीं लिखा है, ठीक है ना। परसिक्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है ये जान लीजिए। मान लीजिए एक हिंदू है या एक क्रिश्चियन है जो बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आ गया और आपको पता है कि इन सारे देशों में मुस्लिमों के अलावा बाकी सारी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी ड्रास्टिकली नीचे आई है। बांग्लादेश में 20% से 7% हो गए और भी नीचे वो घटते ही जा रहे हैं। हिंदू पाकिस्तान में तो बचे ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ परसिक्यूशन कहीं नहीं है, किसी को परसिक्यूशन नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर लॉ में रिक्वायरमेंट होती कि उनको परसिक्यूशन दिखाना है तो फिर उनको यह प्रूव करना पड़ता कि जिस देश से आए हैं वहां पे परसिक्यूशन है। और परसिक्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन रिफ्यूजी लॉ में दी गई है। वो होता है कि आपकी जिंदगी को खतरा हो जाए, इस तरीके का हाई ग्रेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं, परसिक्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह होती है, डिस्क्रिमिनेशन तो हर सोसाइटी में होता है, कुछ बड़ा या ज्यादा। परसिक्यूशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि शरणार्थी आए, ये गलत है। शरणार्थियों के लिए नहीं है ये लॉ। तो जो लोग अब ये देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई करेगा, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए 11 जनवरी 2013 को अब्दुल रफीक इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे, गलत डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे सीमा जी आ गई थी गलत डॉक्यूमेंट्स पे, या हालांकि सीमा जी शायद वीजा वोजा लेके आई हूं, आई डाउट, लेकिन वो गलत डॉक्यूमेंट पे आ गए, ठीक है। उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब उनके अगेंस्ट में विधिक कार्रवाई चल रही है ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये इलीगल है। जैसे इलीगलिटी डिटरमाइन हो जाएगी उनको भेज दिया जाएगा उनके कंट्री, यही उसमें कॉन्सिक्वेंस होगा। तो अब मान लीजिए अब्दुल रजाक साहब ये नहीं प्रूफ कर पाए, उनका सारा डॉक्यूमेंट इलीगल है, उनको वापस से पाकिस्तान उनके देश में भेज दिया जाएगा सारी विधिक कार्रवाई के बाद। लेकिन मान लीजिए कि अब्दुल रजाक साहब भारत में आते हैं 1 जनवरी 2013 को लीगल डॉक्यूमेंट पे, वैलिड डॉक्यूमेंट पे, और वो भारत में सिटीजनशिप एक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इलीगल माइग्रेंट में उनको नहीं माना जाएगा। आप भारत में कोई भी पाकिस्तान का मुसलमान आके सिटीजनशिप लेना चाहता है, ले सकता है। सलमा आगा को मिला है और उनको मिला, क्या नाम है ये जो सिंगर है यार, अब वो सिंगर, हाँ, सामी, अदनान सामी, अदनान सामी। तो नंबर 1, क्या ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है।
इलीगल बिल्कुल नहीं कर माइग्रेंट रहा। आप पाकिस्तान से क्यों बन के आप इंडिया में आके सिटीजनशिप लेना चाहते हो, बिल्कुल ले लो। आप मुसलमान हो, इंडिया हम्म। में आके लेना चाहते हो, अप्लाई करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि आपको दिया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी, नहीं लगेगा नहीं देगी। लेकिन ये जो बराबर। लोग आए हैं जो इलीगल माइग्रेंट हैं, इनको प्रोसिक्यूशन नहीं दी माना, क्योंकि जो भारत उपमहाद्वीप का डिवीजन हुआ था और हिंदूज अचानक बेचारे, उनको पता भी नहीं चला, न तो न्यूज़पेपर था, रातों रात वहां पे पाकिस्तानी बन गए। वो अपने आप बराबर। को भारत माता की औलाद बन के सोए थे और उसके बाद से पाकिस्तानी बन गए। फिर नेहरू लियाकत पैक्ट में था कि वो अपने माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ माइनॉरिटी ने क्या किया हुआ है वो तो आपको पता ही है। माइनॉरिटी के नाम पे बराबर। सिर्फ मुसलमान समझा जाता है इस देश में, न तो चूंकि ये जो है, ये जो कह रहे कि माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट करता है, इसमें जैन है, पारसी है, सिख है, सारे हाँ, माइनॉरिटी है, ठीक है एग्जैक्टली, ना। बिल्कुल बराबर। तो पॉइंट ये कि पहली बात, क्या ये मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करता है? नंबर है नहीं, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। नंबर दो, कि भारत का संविधान क्या वॉयलेट होता है? भारत का संविधान तब वॉयलेट होगा जो भारत की धरती पर होगा कोई, तो ये तभी हम्म। अप्लाई करेगा जब कोई भी पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, अफगानी मुसलमान भारत की धरती पर हो, और पाकिस्तानी सिख या बांग्लादेशी सिख या अफगानी सिख भारत की धरती पर, उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट किया जाए। उन दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है। उसका रीजन यह है कि इलीगल माइग्रेंट माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये सारी कम्युनिटियां उन देशों की माइनॉरिटी है, भारत की माइनॉरिटी हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। राइट। राइट। कि क्या अगर अहमदिया है कोई तो वो भारत में सिटीजनशिप नहीं ले सकता, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है? भैया नंबर वन, अगर प्रोसिक्यूशन के लिए वो आ रहा है, रेफ्यूज मांगने आ रहा है, तो उसका जो एडिक्वेट लॉ है वो है लॉ ऑफ रेफ्यूजी, लॉ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। कोई कहीं भी उसका प्रोसिक्यूशन हो जाए, वो इंडिया में आकर सिटीजनशिप ले लेगा, ये क्या बकवास है। आप आओगे प्रोसिक्यूशन के आधार पर, अगर आ रहे हो तो आप यूएनएचसीआर में जाओगे, भारत में जो उनकी एजेंसी है, वहां कहोगे हम अहमदिया है, हम हजारा है, हम फलनवा है, हम सिया है, हम सुन्नी है, हमारे अगेंस्ट में भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं पर भी दुनिया में, नॉट ओनली दिस कंट्री, कहीं पर भी आप ये कह रहे हो कि हमें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, हमें आप रिफ्यूज दीजिए, इंडिया देगा। इंडिया में बहुत से रिफ्यूजी अफगानी आज भी रहते हैं। तो आप प्रोसिक्यूशन के लिए अगर आ रहे हो, क्योंकि अगर आप मुसलमान हो, शहबाज शरीफ तो इंडिया की सिटीजनशिप लेने आएंगे नहीं भैया, है वो तो बड़ी लॉजिक सी बात है। जो भी आएगा सही। वो पाकिस्तान में, अगर मुसलमान आ रहा है पाकिस्तान से हिंदुस्तान, तो वो तो एक ही चीज ग्राउंड पे आएगा कि परसिक्यूशन हो रहा है। तो परसिक्यूशन के लिए हम सिटीजनशिप दे दें आपको? परसिक्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर में एचसीआर जो है, आप हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज वहां जाएंगे, अपने आप को परसिक्यूशन प्रूफ करेंगे। यदि एचसीआर आपको मानता है अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के बाद कि हाँ आप परसिक्यूटेड हो इन कंट्रीज में, वो आपको रिफ्यूजी का वो दे देगा, क्या नाम है, एक कार्ड दे देगा, आप रिफ्यूजी हो जाओगे। अब आप इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहोगे। राइट। फिर आप इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है उस लॉ के अंदर में, बाद में चाहो तो आप पार्लियामेंट में आप सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप बन जाओ। एक और सहूलियत ये देता है कि इलीगल इमिग्रेंट को 11 साल, जो कि थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है, कि यदि कोई नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से, यानी कोई पाकिस्तानी मुसलमान जो लीगल आया हुआ है भारत में, मान लीजिए कोई लड़की है पाकिस्तानी लड़की, उसकी किसी पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम लड़के से शादी हुई, या हिंदू लड़के से शादी हो गई, क्यों बुराई क्या है भाई, क्योंकि वो हाँ। तो लव जिहाद तो मानते नहीं है, वो तो मानते हैं कि भाई प्यार तो किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए पाकिस्तानी बराबर। मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है भारत में, वो आ जाती है इंडिया। अभी कुछ दिन पहले आ भी गई थी, एक मुलायम सिंह बराबर। यादव का लड़का था बेंगलोर में, और उसके साथ वो एक लड़की आ भी गई थी। तो मान लीजिए वो आ जाती है, अब उसको यहाँ पे अगर वो, चूंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट से मान लीजिए आई है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आके शादी कर लेती, वीजा मिल गया उसको किस्मत से, तो उसको 11 साल की यहाँ रेजिडेंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके। और वही अगर कोई अगर हिंदू वहां से आया है और वो इलीगल डॉक्यूमेंट पे है, तो वो उसको 5 साल की ही रेजिडेंसी दिखानी पड़ेगी। अच्छा मजे की बात है, यदि कोई हिंदू लीगल डॉक्यूमेंट पे आया है तो उसको 11 साल की रेजिडेंसी दिखानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सही है। इलीगल माइग्रेंट्स के लिए ये जो व्यवस्था दी गई है, उसमें आपको अमेंडमेंट किया गया है, जो थर्ड शेड्यूल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, ठीक है ना राइट। जी। और तो उसमें भी ये ये है। राइट। और उसमें भी ये है कि वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आना चाहिए। अगर उसके हाँ, बाद वो इलीगली आया हो तो ये सारी चीजें उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो चाहे वो जो कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई उनके भी ऊपर हो। ये नहीं करेगा, एग्जैक्टली। उनको एग्जैक्टली। सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उनको अनफॉर्चुनेटली बेचारों को, जैसे सीमा जी हैं, वो नहीं हाँ। बेनिफिशियरी बनेगी सीए में। हाँ, सीमा जी खुश तो जरूर हो रही हैं, बट वो इसकी बेनिफिशियरी नहीं है, वो बिकॉज उसको कि वो 31 बेनिफिशियरी। दिसंबर 2014 के बाद आई हुई हैं, तो एक कट ऑफ बराबर। डेट है। तो बराबर। उनके केस में जब, अब चूंकि उन्होंने शादी कर ली है, अब ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना है क्योंकि अगर वो शादी कर ली हैं और चूंकि उनका हस्बैंड जो है वो एक इंडियन है,
तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू आराम से ले सकती हैं। सीमा जी तो एक, ये तो देखिए एक इंटरेस्टिंग केस है ना, सीमा जी तो मुसलमान है और लड़का हिंदू है, उन्होंने आके धर्म परिवर्तन किया और शादी कर ली, ठीक है ना। जो लोग पाकिस्तान के लोग जो फ्रीडम की बात करते हैं, तो धर्म परिवर्तन का अधिकार तो मुसलमानों को होना भी चाहिए। मुसलमान भी हिंदू बनना चाहे बन जाए, मुसलमानों को भी सिख बनना हो सिख बने, क्रिश्चियन बनना हो बने, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो एंटी कन्वर्जन लॉ के अगेंस्ट में बोलते हो। जबकि आपके देश में ही एंटी कन्वर्जन लॉ आया तो आपने तो रोक दिया। अपने देश में एंटी कन्वर्जन लॉ आए तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, और दूसरे देश में आपको कन्वर्जन के लिए अधिकार चाहिए। ये इस तरीके की ये जो इनकी डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है इनका पाकिस्तानियों का और कुछ लोगों का, वो तो उसको तो वी मस्ट कॉल आउट, ठीक है ना। अब ये लव जिहाद पे बोलते हैं, इंडिया में लव जिहाद पे कानून होता है। पाकिस्तान दुनिया का साला इकलौता ऐसा देश है जहां की सारी माइनॉरिटी हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के प्यार में पागल हुए जा रही हैं, और कोई मुसलमान लड़की वहां के लोकल हिंदू लड़के से प्यार ही नहीं कर रही है। ये बड़ी अजीब सी चीज है यार। प्यार तो दो तरफा होता है, हिंदू जात मजहब तो देखता नहीं। तो जहां तुम्हारे पास ताकत है वहां लव जिहाद का नाम है मियां मिट्ठू, क्योंकि तुम्हारा एक ही है ऑप्शन, जो तुम्हारा वो है एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है कन्वर्जन। उनको रहने नहीं देना हिंदू लड़कियों को या हिंदुओं को, और ये जिनोसाइड करता है, क्योंकि लड़कों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं। जब लड़कों के पास लड़कियां ही नहीं होंगी, अब जब हिंदू कम्युनिटी में लड़कियां बचेंगी नहीं, तो उनके हिंदू बच्चे कैसे पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे, झक मार के वो भी कन्वर्ट होंगे। आप उनकी चालाकियां देखिए। दिस इज कॉल्ड जिनोसाइड बिकॉज यू आर प्रिवेंटिंग बर्थ इन द कम्युनिटी। आप जब मान लीजिए 1000 हिंदू बचे हैं, उनमें से आपने 100 हिंदू लड़कियों की शादी करवा दी मुसलमानों से प्यार मोहब्बत दिखा करके, तो फिर ये 100 बच्चे, जो 100 हिंदू बच्चे, अब ये तो प्रोक्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके यहाँ तो संभव ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड जिनोसाइड। पाकिस्तान इज कमिटिंग जिनोसाइड डे एंड नाइट। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बराबर। ये जो कन्वर्जन का बेन मियां मिट्टू जैसे लोग हैं, ये कन्वर्जन करवाते हैं सिर्फ हिंदू लड़कियों का। मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी मुसलमान लड़की को हिंदू से प्यार हो रहा हो, वो शादी कर रही हो कन्वर्ट करके। अगर तुम इतना ही माइनॉरिटी का तुम्हें बड़ा पेट में दर्द होता है, तो तुम बताओ ना, तुम क्यों, तुम्हारे कोई हिंदू शादी कर सकता है किसी मुसलमान से और मुसलमान लड़की कन्वर्ट हो? और अगर तुम इस्लामिक देश की बात करते हो कि शरिया लगेगा, तो भाई पूरा शरिया लगाओ ना यार। फिर अब कैसे आ रहे हो यूट्यूब पे? मैं देख रहा हूँ लड़कियां भी यूट्यूब पे आ रही हैं, खुले बाल करके आ रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये दोगलापन तो नहीं चलेगा। अगर शरिया चाहिए तो टीटीपी के रास्ते पे जाओ, अफगानिस्तान के रास्ते पे जाओ। ये दोगलापन मत करो कि कहीं पे चाहिए तो हमको इस्लाम चाहिए और कहीं पे इस्लाम नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर टीटीपी के रास्ते पे जाओ, सारी औरतों का स्कूल कॉलेज बंद करो, उनकी डिग्रियों को आग लगाओ। भाई यही है ना, जो अफगानिस्तान का जो इस्लाम है वो देवबंदी इस्लाम है। उसमें उन्होंने बता दिया, उनके ऊपर कितने प्रेशर आए, वो हैं असली मुसलमान। उन्होंने कहा भाई नहीं, कुछ नहीं, हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ने देंगे, उनको हम खराब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की वो लड़कियां जो पढ़ लिख गई हैं, जो खराब हो गई हैं, और आज बिना बुर्का के और बिना किसी चीज के टीवी और यूट्यूब पे आकर के वो नाम क्या कहते हैं, नामहरम के साथ आकर के वो बातें कर रही हैं और इस्लाम की बातें कर रही हैं। तो आपको तो देखना पड़ेगा आप अपने समाज में क्या बात कर रहे हो। खैर एनीवेज, तो 3 चीजें साफ हो जाए। परसिक्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 31 दिसंबर 2014 से आए वो शरणार्थी नहीं है, और जो शरणार्थी हैं वो मुसलमान भी शरणार्थी बन सकता है, वो कोई और भी शरणार्थी बन सकता है। शरणार्थी के लिए आपको एप्लीकेबल लॉ ऑफ रिफ्यूजी है, लॉ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। लॉ ऑफ सिटीजनशिप का आपके शरणार्थ से, आपके उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें कोई भी मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख आकर के भारत में रिफ्यूजी का स्टेटस ले सकता है, उस पर कोई प्रोहिबिटेड नहीं है। अगर ये है कि कोई कहीं पे प्रोसिक्यूट हो रहा है तो हम उसको सिटीजनशिप दे दें। ये रोहिंग्या तो प्रोसिक्यूटेड है म्यांमार में, तो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं सिटीजनशिप दे रहा है? यूएई क्यों नहीं सिटीजनशिप दे रहा है? म्यांमार इनको पाकिस्तानी क्यों नहीं सिटीजनशिप दे रहा है? बांग्लादेशियों ने भी निकाल के फेंका इनको, तो क्यों नहीं सिटीजनशिप दे रहे हो? अगर परसिक्यूशन से सिटीजनशिप का क्लेम बनता है तो फिर ये सारी कंट्रियां, सबसे पहले तो अरब कंट्रियां दें, क्योंकि मुसलमान तो वही बना रहे हैं। बराबर। तो सऊदी अरेबिया को सारे रोहिंग्याओं को सिटीजनशिप दे देना चाहिए, या पाकिस्तान को सारे रोहिंग्याओं को सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। परसिक्यूशन से सिटीजनशिप का क्या लेना देना? परसिक्यूशन का लॉ जो है वो रिफ्यूजी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रिफ्यूजी कन्वेंशन में रिफ्यूजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि रिफ्यूजी स्टेटस कैन ओनली बी ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज बीन परसिक्यूटेड, नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है ना? तो ये लोग जो कह रहे हैं कि शरणार्थियों के लिए, ये सब बकवास है। शरणार्थी के लिए कोई नहीं है। शरणार्थी आज भी, यदि अहमदिया परसिक्यूटेड है तो वो इंडिया में वेलकम है।
रिफ्यूजी कन्वेंशन में जाए, सिटीजनशिप एक्ट में नहीं उसकी रेमेडी है। जैसे मान लीजिए आप जो है, अगर आपकी कोई अगर ग्रीवियंसेस है भारत में, तो आपके ऊपर एक सेट ऑफ लॉ लगता है। इनकम टैक्स अलग लॉ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलग लॉ है, जैसा रिक्वायर ट्रांजेक्शन होगा वैसा लॉ लगेगा। तो परसिक्यूशन यदि कोई क्लेम कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, और वो चाहे बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से कहीं भी हो, अगर वो परसिक्यूशन क्लेम कर रहा है तो रिफ्यूजी लॉ में जाए, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। फिर कह रहा हूं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट है इनको परसिक्यूशन नहीं फेस करना। हालांकि अजम्पशन ये, चूंकि माइनॉरिटी की कंडीशन है, दिनों दिन डिप्लीट हो रही है, तुम लड़कियों के पकड़ पकड़ के शादी कर रहे हो और उसको तुम्हें लव जिहाद नहीं दिखता है, तो तुम्हारी इतनी बायस दो ह्यूमन राइट्स तो नहीं हो सकता। और जो शरिया में विश्वास रखते हैं वो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकते। सबसे पहले those who believe in Sharia, because की शरिया की पहली कंडीशन ये है कि इट डजंट एक्सेप्ट ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये लॉ जो है ये फाइनल होते हैं। आप समझते हैं? अगर आप शरिया की डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें ये साफ साफ है कि शरिया जो है, मैं आपको पढ़ देता हूं, एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसको शेयर कर दीजिए जी। ये देखिए शरीयत का मतलब क्या होता है। शरीयत लिटरली मतलब अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है द रोड टू द वाटरिंग। ये आर्टिकल मैंने लिखा था ऑन ट्रिपल तलाक, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद। शरीयत लिटरल शाब्दिक अर्थ होता है द रोड टू द वाटरिंग प्लेस, द पाथ टू बी फॉलो। ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। एज अ टेक्निकल टर्म मीन्स द कैनन लॉ ऑफ इस्लाम, द टोटलिटी ऑफ अल्लाह's कमांडमेंट्स, ईच वन ऑफ सच कमांडमेंट इज कॉल्ड हुक्म। The law of Allah and its inner meaning is not easy to grasp, and Shariat embraces all human actions. Shariat embraces all human action. For this reason, it is not law in the modern sense. It is not law in the modern sense. क्यों? क्योंकि modern sense में जो law होता है, यदि law में और human rights का मतलब समझिए, human rights में और law में यदि टकराहट होती है तो law हमेशा हारता है और human right prevail करता है। तो इस सेंस में अगर आप लॉ को ये कहेंगे कि whenever law is in conflict or in contradiction with the human rights and then human rights shall prevail over the law, then in that sense शरीयत लॉ नहीं है। चूंकि अगर human rights violate, जैसे कि कोई अगर apostasy करता है और वो एक मुस्लिम राष्ट्र में शरीयत के अंडर में रहता है तो उसकी सजाए मौत है, डेथ। आप प्रॉफिट की बुराई करेंगे तो आपको सजाए मौत है, डेथ। अगर आप प्रॉफिट को जो है मोहम्मद की क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपकी सजाए मौत है, डेथ। आप समझ रहे हैं? तो आप वहां पे ह्यूमन राइट्स नहीं देखेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ नहीं। तो उस सेंस में शरीयत अपने आप को लॉ नहीं कहता, ये कहता है कि वी आर एग्जॉस्टिव कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ठीक है ना? सही है। तो ये देखिए फिर इसका मतलब क्या है। And Shariat embraces all human actions. For this, it is not law in the modern sense. It contains an infallible guide of ethics. It is fundamentally a doctrine of duties, a code of obligations. Legal consideration and individual rights have a secondary place in it. Above all, the tendency towards a religious evaluation of all affairs of the life is supreme. यानी क्या कह रहा है कि शरीयत में जो ह्यूमन राइट्स हैं या इंडिविजुअल राइट्स हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर लॉ में और ह्यूमन राइट्स में, हाँ, अगर सेकेंडरी भी उन्होंने पोलाइटली लिख दिया, कोई हैसियत नहीं। अगर आपने इस्लाम के अगेंस्ट में कोई बातचीत की है तो आप मार दिए जाओगे, सीधी सी बात है, स्ट्रेट अवे। आप दीन छोड़ते हो, आप मार दिए जाओगे, स्ट्रेट अवे। आप मुसलमान होकर के किसी गैर मुसलमान से शादी करते हो, आपको वो शादी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, वो जिना होगा। उनसे पैदा हुए बच्चे से आप शादी कर सकते हो, यानी आप अपनी खुद की बेटी से शादी कर सकते हो। ये उनका शरीयत का इंटरप्रिटेशन है। तो आप जो है शरीयत लॉ में यदि एडॉप्शन नहीं है तो एडॉप्शन नहीं है। शरीयत में एडॉप्शन क्यों नहीं है, आपको जो मुस्लिम में स्कॉलर है वो बता देंगे शरीयत में एडॉप्शन क्यों नहीं, और जो स्कॉलर्स हैं वो आके बताएं कि इस्लाम में एडॉप्शन क्यों नहीं है आज की डेट में। क्योंकि एडॉप्शन के मतलब एडॉप्शन नहीं है तो फिर आप उस बच्ची को, किसी को भी आप एडॉप्ट नहीं कर सकते, तो वो आपकी बेटी नहीं है। भले आपने एक लड़की को पाल पोस के बड़ा किया, वो आपकी बेटी कभी नहीं बनेगी, वो गैर महरम ही रहेगी आपके लिए। ठीक है ना? सो बॉटम लाइन में क्या कह रहा हूं कि आप जब शरीयत लॉ की बात कर रहे हो तो फिर शरीयत को पूरा मानो। ये डबल स्टैंडर्ड मत करो, माइनॉरिटी की बातें मत करो। जो वहां पे जो माइनॉरिटी है उसको जिजिया देना है, प्रोटेक्शन मनी, पता नहीं कौन है उनका दुश्मन, क्यों है कोई उनका दुश्मन, मुझे तो यही समझ में नहीं आता भाई कि कोई किसी रिलीजन का उस नाते उसका कोई दुश्मन कैसे हो जाएगा। हम तो जो ट्राइबल अमेजन के, हम उनके दुश्मन क्यों है भाई? कोई दुश्मन नहीं है उनका, सब उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
न्यूजीलैंड के माउरी के कोई दुश्मन है क्या? अब न्यूजीलैंड के जो गोरे जाके वो कहे कि जो माउरीज हैं हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इनको प्रिजर्व करेंगे और इसके लिए ये हमें टैक्स दे। ये क्या बात हुआ? आपको भी फिर टैक्स देना चाहिए, क्योंकि जहां पे आप माइनॉरिटी है वहां आप टैक्स दो, क्योंकि आपके भी तो दुश्मन है जो आपको कन्वर्ट करना चाहेंगे। ये इस तरीके के लॉजिक जो है, सुपरफिशियल लॉजिक है, ये टैक्स देकर के आप लाइफ को उतना टफ बना देते हो कि वो झक मार के इस्लाम को एक्सेप्ट कर। ठीक है ना? दिस काइंड ऑफ और इसी चीजों को लेते हुए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है कि जब चलिए अब आपको देश मिल गया, आप इस्लाम की तरह से रहो। मैं तो पाकिस्तान के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज यार शरीयत लाओ, शरिया में रहो, अफगानिस्तान के रास्ते पे जाओ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी, इसको क्यों नाटक करना? क्यों नाटक करना भाई, जब चाहिए ही नहीं तुमको, दिन रात तुम इस्लाम की ही बात। एक तरफ वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या तो वो इस्लामिक हो सकते हैं या तो रिपब्लिक हो सकते हैं, दोनों चीजें हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, ये बात मैंने ही उनको सिखाई कि ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है। जो लॉ को पढ़ा हुआ है कि आप अगर कह रहे हो कि हम इस्लामिक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी है, ये एक ऑक्सीमोरॉनिक है। तुम्हें अगर इस्लामिक हो तो तुम डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, क्योंकि जो भी अरब कंट्रीज है, आप जरा उनको जाके देख लो कहाँ इलेक्शन होता है, जो अपने आप को कहती हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान और होली सुना है। कहीं नहीं है, ये कहीं इलेक्शन नहीं होता। और जहां पे इलेक्शन होता है तुर्की और इन जैसे देशों में, वो अपने आप को इस्लामिक नहीं कहते हैं, वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। तो ये दोनों कैसे हो जाएगा? रिपब्लिक भी तुम कैसे बन जाओगे जब आप रिपब्लिकनिज्म की कुछ, रिपब्लिकन का मतलब है द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। ये होता है रिपब्लिक का डेफिनेशन। सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड सॉवरेन पावर आर द पीपल ऑफ दैट लैंड। लेकिन आप अगर अपने आप को इस्लामिक कह रहे हो तो सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑल काइंड ऑफ पावर इज वेस्टेड इन अल्लाह ऑलमाइटी। तो ये कैसे हो सकता है? तुम रिपब्लिक कैसे हो सकते हो? इसीलिए पाकिस्तान के आप प्रीएम्बल पढ़े तो बड़ी उन्होंने शानपत दिखाई है कि अल्लाह इज द सॉवरेनिटी, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह ने दे दिया। पाकिस्तान के लोगों से अल्लाह की कब बात हुई तो कोई हमें तो नहीं पता भैया ये बात। और उनको कैसे पता ये लोग पाकिस्तान के? क्योंकि भारत के अंदर भी कई लोग हैं वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, उनसे उनकी बातचीत क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के कई लोग हैं जो अभी भी, हिंदुस्तान के कई लोग हैं जो पाकिस्तान में विश्वास करते हैं, जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह की बात उनसे क्यों नहीं हुई भैया? ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना दिया? वो भी क्लेम करो, ये तो ब्लास्फेमी है मेरे हिसाब से कि तुमने क्लेम कर दी कि मेरी बातचीत हो रही है, जबकि ऐसी कोई बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब लास्ट प्रॉफिट आ गए तो उसके बाद लास्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? लास्ट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अब अल्लाह जो है किसी से बात ही नहीं करेंगे, कोई मैसेज ही नहीं आएगा, तो तुमने बात कैसे कर ली? अपने ही ये जो शाणपत दिखाते हैं ना, ये लॉजिकल इस तरीके के फैलेसी दिखा के। आप खुद बताइए लास्ट प्रॉफिटहुड का क्या मतलब है? दैट अल्लाह इज नॉट गोइंग टू सेंड एनी मैसेंजर, एनी नबी, एनी रसूल अब फ्रॉम नाउ ऑन, फिनिश्ड, एंड ऑफ द मैटर। ठीक है? तो तुम कह रहे हो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब अल्लाह ने हमें ये पावर दे दी। कैसे दे दी? कहां है इसका प्रूफ? कुरान में तो अल्लाह ने सिर्फ अरबों से बातचीत की है। कब उन्होंने कहा पाकिस्तान के लोगों की बातचीत कर ले? और सारी दुनिया की बातचीत की, जो भी देना था वो तो उम्मती को दिया उन्होंने, अरब के लोगों को। तुम्हें कब दे दिया ये रात? और अगर यही तुम्हारा ये पाकिस्तान अगर अल्लाह ने तुमको बना करके दिया है तो फिर ये तो यूएई के लोग भी पाकिस्तान बनने चाहिए। सही बात है। उनको अल्लाह अरब कह रहा है, तुमको पाकिस्तानी कह रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? यू आर कमिटिंग अ ब्लास्फेमी। तो पॉइंट यही है कि खैर एनीवेज मेरे से दो और इसी से रिलेटेड छोटे पॉइंट्स हैं। इसमें एक बात और जो बड़ी प्रोमिनेंटली कही जा रही है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स है वहां की तरफ से, कि वहां की जो उनकी डेमोग्राफी है वो काफी हद तक चेंज हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश से म्यांमार, सॉरी नॉट म्यांमार, बांग्लादेश से काफी हद तक बहुत सारे लोग उस रीजन में आए हैं, फिर वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, या उसके आसपास के रीजन हो। तो इस वजह से वहां पर एक जेन्युइन कंसर्न है। और दूसरी चीज, एक और चीज कही जा रही है कि इतने लोगों को अगर सिटीजनशिप मिलेगी तो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनके लिए। इस वजह से वहां पर इसका काफी विरोध हो रहा है। देखिए, ये जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में एक सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट में, ये असम के लिए लाया गया था ना। तो उसमें असम की टेरिटरीज और उनके लिए कुछ स्पेशल वो थे कि कोई भी अगर फॉरेनर होगा उसमें तो फिर उसको एक ट्राइब्यूनल के थ्रू प्रूफ किया जाएगा। अगर वो फॉरेनर होता है तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। वहां से क्या नाम है,
असम से, और ये जो लॉ था स्पेसिफाइड टेरिटरी, उसमें सिर्फ बांग्लादेश ही इंक्लूडेड था, पाकिस्तान नहीं था। तो असम का जो लोगों का ये है कि वहाँ से बहुत से हिंदू मुसलमान जो हैं वो आ गए हैं, जो कि असम की टोपोग्राफी को या डेमोग्राफी को ऑल्टर करते हैं। तो उसके लिए एनआरसी है। वहां पे अगर मान लीजिए कोई बंदा सिटीजनशिप क्लेम करता है तो उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, अगर असम के लोगों को लगता है कि उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी उससे अफेक्टेड हो रही है। बहुत से तरीके हैं, तो उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन लिया जाएगा। जैसे मातुआस कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल में, उनके लोग, बहुत से लोग आए हुए हैं बंगाल से, तो उसका 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 प्रोविजन 6A में एनआरसी की जो रजिस्ट्रेशन जो है, ये जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ये बेसिकली असम अकॉर्ड की वजह से ही आया था। तो वहां पे एनआरसी बन रही है, जो लोग वहां के नहीं होंगे उनको फिर दूसरे किसी स्टेट में शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत सी पॉसिबिलिटी दी जा सकती है कि उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं तो कहीं और ले जाके एडजस्ट किया जा सकता है। उसकी कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, इतना ज्यादा हाई डेंसिटी नंबर नहीं है कि बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और रही बात की इन लोगों को खाना पीना खिलाना, देखिए ऐसा है कि अब ये तो एक दुर्भाग्य है कि भारत का विभाजन हुआ। सही। अब यदि भारत का विभाजन हो गया है तो ये लोग जो बेचारे वहां रह गए, भारत ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो अपने आप को भारत माँ की संतानें मानते हैं ना, तो भारत अब ये नहीं कह सकता, जो भारत को अपना माँ मानता है कि माँ की झोली में आए तो अब इनको हम कैसे खिलाएंगे, ये भारत के लोगों की सोच नहीं हो सकती। अब वो आए हैं, जैसे भी होगा, माँ का आंचल इतना बड़ा है कि वो अपने बच्चों को सबको संभालेगी। और भारत कितने लोग होंगे ऐसे यार, बहुत होंगे, 10 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा का पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना। हम कह रहे 1 करोड़ 2 करोड़ भी हों, कोई बड़ा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। जहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं वहां पर 2 करोड़ की पॉपुलेशन, ये तो टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है भाई। हाँ। जो मुसलमान वहां पे जो हिंदू बचे हुए वो 1 करोड़ से भी कम है। जो सिंध में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले 18 या 19% कुछ थे, अब शायद 1% के आसपास ही बचे हैं। ये तो बहुत आसान है, आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसमें ना पॉपुलेशन का पूरा वो था, व्याख्या था, कहाँ कितने परसेंट हिंदू थे, कहाँ कितने परसेंट मुसलमान है। वहां से आपको ये डेटा बड़े आराम से मिल जाएगी। मैंने देखा था साइमन कमीशन रिपोर्ट एज वेल एज कैबिनेट कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें दोनों में पॉपुलेशन का वो रिकॉर्ड था। तो बिल्कुल बांग्लादेश है, बांग्लादेश पे कोई ध्यान नहीं देता, 20% 24% से घट के 7% आ गए, 7% हो गए। तो तुम ये तो पूछो ना, तुम सारी दुनिया में अगर मुसलमान अपने लोगों के लिए, और वो करना चाहिए उनको, अपनी पॉपुलेशन को लेके वो परेशान है, तो वो हमको भी करना चाहिए कि भाई कहाँ जा रहा है ये बांग्लादेश का हिंदू। अगर वो माइग्रेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये एक ट्रबल है, लेकिन मैं इसको छोटी मायोपिक मुझसे नहीं देखना चाहूंगा। उनकी गलती कोई नहीं है, वो एक विभीषिका और एक ऐसी आइडियोलॉजी का शिकार हुए जो अस वर्सेस देम के फॉर्मूला में विश्वास रखता है। तो अब वो अगर आना चाहते हैं देश में, उनकी जीना मुश्किल हो गया, तो हम क्या कहें कि नहीं खाने का है, अब नहीं कर पाएंगे। भारत ग्रो कर रहा है और भारत ग्रो करता रहेगा, ये अपने लोग हैं, इनको आने देना चाहिए। इवन पाकिस्तान से अगर कोई सुन्नी शिया है और कोई क्या नाम है वो अहमदिया है, वो भारत में आते हैं तो उनको भी रेफ्यूजी स्टेटस देना चाहिए, रेफ्यूजी स्टेटस, एग्जैक्टली। सिटीजनशिप नहीं, क्योंकि अहमदियाओं ने पाकिस्तान के बनाने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया गया था वो अहमदिया मुसलमानों का था। सर जफरुल्लाह खान का स्टेटमेंट पढ़िए सिक्योरिटी काउंसिल में जाके, जो उन्होंने कहा था। और अगर आपको नहीं पता है तो सर जफरुल्लाह खान जो थे वो वही थे, क्या नाम है, अहमदिया। आपको ये पता नहीं है तो आप उसको वो कर सकते हैं। और वो थे वहाँ के, क्या नाम है, सिविल सर्वेंट थे। जरा उनके सिक्योरिटी काउंसिल में जब उन्होंने इंडिया के लिए क्या कहा था, आप ये देख लीजिए। सो व्हाट एल्स टू बी सेड। जी राइट, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मुझे लगता है कि आज के हमारे डिस्कशन से जो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और एक बहुत फैक्ट्स के बेसिस पे रहा, ये बहुत सारे लोगों को जो सीए के बारे में मिथ है या नहीं पता है या उनकी डिटेलिंग भी नहीं पता है, वो उनको पता पड़ेगा। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आंसर होंगे। और एक ही हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो इसके ऊपर गलत फहमियों का या दुष्प्रचार है, उसका जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, उसके अंदर ये हमारा कॉन्वर्सेशन, ये हमारा वीडियो एक बहुत पॉजिटिवली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए मैं इसको ना सम अप कर देता हूँ, यदि आप चाहेंगे तो। जरूर बिल्कुल। कुछ मिथ है। नंबर 1 कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, आंसर है नहीं।
नहीं। पहली बात, भारत की टेरिटरी पे होना चाहिए, भारत के संविधान पे आपको प्रोटेक्शन आर्टिकल 14 की लेने के लिए। अगर आप पाकिस्तान की टेरिटरी में, तो भारत का संविधान आप पे लागू नहीं होता है। तो जो भारत की टेरिटरी में मुसलमान है उसकी बात हो रही है। जो भारत की टेरिटरी में मुसलमान नहीं है, वो पाकिस्तान में है या वो हिंदू भी अगर वो वहां पे है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वंस दोज हु आर ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई करेगा, आर्टिकल 14 अप्लाई करेगा। नंबर वन। नंबर दो, क्या मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? आंसर है नहीं। इलीगल माइग्रेंट में सिर्फ जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटी, चूंकि आप एक इस्लामिक देश हो, इस्लाम को आपने अपना जो है राष्ट्र का देश धर्म घोषित किया पड़ा है, इसलिए वहां की माइनॉरिटी को, और वो सब भारत का हिस्सा थे, तो वो चूंकि भारत का हिस्सा थे, उनको यहाँ पे आने का हमने वो दिया हुआ है। लीगल माइग्रेंट है, अगर गलत डॉक्यूमेंट से आ गए हैं या सही डॉक्यूमेंट पे आके बाद में गलत उनका एक्सपायर हो गया, उनको ये दिया जा रहा है कि आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इलीगैलिटी जो है आपके सिटीजनशिप के एक्विजिशन, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से बाधित नहीं होगी। नंबर 3, क्या पाकिस्तान का मुसलमान नेचुरलाइजेशन या सिटीजनशिप के तरीके से भारत में सिटीजनशिप ले सकता है? आंसर है हाँ। वो यदि लीगल माइग्रेंट है या लीगली भारत में आया है और 11 साल तक रहता है, तो वो भारत में सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या ये मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। दुनिया भर के मुसलमान, क्या ये उन मुसलमानों के लिए अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है जो परसिक्यूशन का शिकार है? आंसर है नहीं। परसिक्यूशन चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुसलमानों को हो, अगर कोई परसिक्यूशन के ग्रांट पे इंडिया आ रहा है तो उसका जो लॉ है वो लॉज ऑफ रेफ्यूजी है, ना कि लॉज ऑफ सिटीजनशिप है। परसिक्यूशन के लिए सिटीजनशिप नहीं दी जाती, रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है। भारत में आज भी पाकिस्तान के शिया, अहमदिया, हजारा या और भी जो कम्युनिटीज हैं, हिंदू कुछ कम्युनिटी हैं उधर की, वो अगर आना चाहते हैं परसिक्यूशन के ग्राउंड पे, तो वो रेफ्यूजी स्टेटस आके ले सकते हैं। उनको इलीगल माइग्रेंट का स्टेटस उनका हट जाएगा जैसे ही वो रेफ्यूजी का स्टेटस, मान लीजिए कोई भाग करके परसिक्यूशन के डर से पाकिस्तान में आ गया, तो वो भारत होम मिनिस्ट्री में नहीं जाएगा और कहेगा कि हमको सिटीजनशिप दो। वो जाएगा यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज में, वहां जाके कहेगा कि हमारे साथ परसिक्यूशन हो रहा था, ये उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हमें आप रिफ्यूजी स्टेटस दीजिए। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको परसिक्यूशन नहीं दिखाना, द मियर फैक्ट दैट कि वो इंडिया में आ गए हैं और उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इतना काफी है। उनके साथ परसिक्यूशन हो रहा हो ना हो रहा हो, वहां वो डिस्क्रिमिनेटेड हुए हो नहीं हुए हो, ये इमटेरियल है, ठीक है ना। नॉर्मली लोग अपनी जमीन जायदाद छोड़ के क्यों आते हैं, वो रीजन साफ है, लेकिन एज फार एज द लॉ इज कंसर्न और लॉ ऑफ सिटीजनशिप इज कंसर्न, उनकी परसिक्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शरणार्थियों के लिए सिटीजनशिप एक्ट नहीं है। यदि कोई शरणार्थी बन गया है और 11 साल से शरणार्थी है, तो चूंकि वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, सॉरी, तो वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन का हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का अगर उसके पास वो है, तो अगर वो चाहे तो वो ले ले, अगर नहीं तो वो नॉर्मली लॉ ऑफ रिफ्यूजी ये कहता है कि जब कोई रिफ्यूजी स्टेटस किसी को मिल जाता है तो उसको फिर रिपैट्रिएट करना पड़ता है जैसे ही उसके देश में नॉर्मल स्थिति आ जाती है, नहीं तो उसको रिपैट्रिएशन करना होता है, तो वो उसकी चॉइस है। और फिर पाकिस्तान के लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आप मान रहे हो कि अहमदियाओं के साथ और क्रिश्चियनों के साथ और हिंदुओं के साथ अगर आप कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, तो उसका कारण क्या है? हिंदुत्व तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वहां हिंदुत्व नहीं है। तो फिर ये ढूंढिए, अपना सोल सर्चिंग कीजिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसका कारण क्या है, ये लोग क्यों आपकी पॉपुलेशन में से घटते जा रहे हैं। और जरा ये पूछिए, जो लोग इंडिया में लव जिहाद को लेकर जिनके पेट में दर्द होता है, तो पाकिस्तान में जो लव जिहाद हो रहा है जिसका नाम है कि 16 साल की लड़की को 40 साल के मुसलमान से प्यार हो रहा है, हिंदू लड़की को, वो क्यों हो रहा है? किसी 16 साल की मुसलमान लड़की को 40 साल के हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। एक ही तरफा कन्वर्जन क्यों हो रही है? और ये याद रखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कमिट कर रहे हैं क्राइम ऑफ जेनोसाइड, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ बर्थ कर देना, ऐसी सिचुएशन ला देना कि सारे हिंदू लड़के ही बचे और हिंदू लड़कियां वहां बचे ही नहीं, तो उनको झक मार के या तो मुसलमान बनना पड़ेगा या तो वो खत्म हो जाएंगे बिना किसी प्रोक्रिएशन के। दिस इज कॉल्ड जेनोसाइड। सो दिस इज इन सम व्हाट द सिचुएशन इज। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छे से पूरे डिस्कशन को यहाँ पर सम अप किया। अगर कोई इस कॉन्वर्सेशन का लास्ट 4-5 मिनट्स का भी अगर बाइट देखे तो उसे इन एंड आउट हर एक चीज पता पड़ जाएगी।
आई एम श्योर, जैसा अभी मैंने कहा, ये कॉन्वर्सेशन एक बहुत पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगा लोगों के माइंड से सारे मिथ हटाने के लिए, और एक सही और तार्किक और सार्थक जानकारी उनको देने के लिए। आज आपने आपका समय दिया और इतनी डिटेलिंग बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू।